साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बड़े अच्छे शानदार लाजवाब हैं, एकदम जबरदस्त बेहतर जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया और बहुत शानदार चली हुई है। बताओ भाई आप सब लोग। आज थोड़ा सा मेरी आवाज़ में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ अलग अलग सी लग रही होगी, थोड़ा कॉपरेट करिएगा। बीच में हल्की फुल्की खांसी भी रहेगी, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, अभी शुरू में ही बोल दे रहा हूँ। बताओ भाई, कैसी है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत अच्छी पढ़ाई आप सभी लोग कर रहे हैं। तो 2 दिन की छुट्टियों के बाद में आप सभी मिल रहे हैं। और छुट्टियां आपको दी गई थी कि आप शुरू से लेकर जितना आपने पढ़ा है उस दिन तक, उस दिन से एक दिन पहले तक आप उसका रिवीजन करके आओ। तो बताओ किस किस ने रिवीजन किया, कि बस 2 दिन ऐसे ही आपने गुजारे। भाई रिवीजन बड़ा जरूरी था, इन 2 दिनों में पूरे सिलेबस का रिवीजन था। अच्छा, कौन इस स्थिति में है जो कह रहा है कि भैया आपने जो फिजिक्स में अब तक पढ़ाया है ना, उसमें से कहीं से कुछ भी पूछ लो, मुझे सारा याद है, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कौन ऐसा कह रहा है, बताइए। कमेंट दिखा दो भाई। हम्म, कौन कौन है जो कह रहे हैं मुझसे कुछ भी पूछ लो, हम नहीं किए हैं। अरे भैया, नहीं वाले यार, मत दिल तोड़ो मेरा। बहुत बढ़िया, शानदार। पूछ लो सर, बहुत बढ़िया। यार नहीं वाले आपको मतलब क्या लग रहा है जो आप कह रहे हो कि नहीं किया है। अब तक भी आप नहीं नहीं कर रहे हैं, फिर आपको लग क्या रहा है कि कब करेंगे आप। याद किया है, याद किया है। बोलिए, आज की है कल की है, परसों। अच्छा, फिर तो बच्चे ठीक है, चलो अग्रिम शुभकामनाएं शायद आप दे रहे होंगे, या हो सकता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो। तो होली की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन को हमेशा रंग बिरंगा रखे, खुशियों के रंग से हमेशा आपके जीवन को भर के रखें। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे साथी कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए। वहीं बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को। लेकिन देखिए, बात केवल एक्सेप्ट करने से नहीं बनेगी। जो काम करने से होगा वो करने से ही होगा। उसको ना कहने से, उसको झूठा हाँ कहने से वो नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको एक अलग ही फर्क नजर आएगा, आप करके तो देखो। पेपर जब नज़दीक आ जाएगा फिर इन सब चीज़ों को करने का कोई फायदा नहीं। अभी पेपर आपका थोड़ा सा दूर है, इसलिए अभी से करना शुरू करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी रिवीजन किया करिए, सैटरडे संडे तो स्पेशली किया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज एक नए चैप्टर को। और इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के गुण। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ठोसों के गुण। ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी कि ठोसों के गुणों में हमें जो पढ़ना रहेगा, यहाँ पर हम टोटली सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, ठोसों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री में आप सभी ने ये तो पढ़ लिया होगा कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के ही मटेरियल हैं। बेसिकली 5 तरह के हैं, लेकिन मोटा माटी 3 तरह के हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिमोट है, ये ठोस है। एक गिलास में पानी भरा है, वो द्रव है। और आसपास जो हवा है, ये गैस है। तो यहाँ पे हमें केवल इसमें सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, और इसके अगले चैप्टर में हम द्रवों के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम गैसों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, ठोसों की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि अगर आप इन्हें ऐसे दबा रहे हैं तो ये दबेंगे नहीं। जबकि किसी लिक्विड को लेंगे, हालांकि लिक्विड दबता नहीं है, लेकिन उसमें उसके आकार में जरूर परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ठोसों के आकार में इस तरह से परिवर्तन नहीं आता है। अच्छा जी, अब देखिए मैं एक ऐसे ठोस की बात करता हूं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आकार घेरते हैं, आयतन घेरते हैं, वो सारी चीजें, वो तमाम चीजें तो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पर देखिए क्या पढ़ना है, यहाँ पर बेसिकली ठोसों की मजबूती के बारे में बात करनी होती है हमें। मतलब एक तरह से आप ये मानिए कि कितने सारे ठोसों का इस्तेमाल आप दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे का इस्तेमाल हमने कहीं पुल बनाने में कर लिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पुल कितना मजबूत बना है। यहाँ से चीजें मतलब इस एंगल से पढ़ना है, वो केमिस्ट्री वाले एंगल से नहीं पढ़ना है। जैसे एक साथी कह रहा है जी कण वंडरवाल बल आंतरिक बल से जुड़े होते हैं, वो केमिस्ट्री वाले एंगल से नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स वाले एंगल से पढ़ना है।
तो चलिए इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है वो क्या है। देखिए, जैसे मैं दो तरह के मटेरियल लेता हूं, आप ध्यान से उत्तर करना। एक तो है मेरे पास रबर, और एक है मान लो मेरे पास खड़िया। खड़िया जानते हैं सभी, जैसे चौक होता है जिससे गुरुजी लिखते होंगे, तुम जब पढ़ते होंगे 9 10th में 11 12th में। मैं दोनों को खींचता हूं तो पहली चीज तो रबर खिंच जाएगी, चौक खिंचेगा नहीं, एक समय तक वो बल को झेलेगा और फिर टक से टूट जाएगा। लेकिन रबर खिंच जाएगी एक निश्चित दूरी तक, अगर आप उसे खींचो, ऐसा नहीं है कि उसको भी खींचते चले गए तो वो भी टूटेगी। बट मैं कह रहा हूं टूटने से पहले तक तुमने उसे खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया, तो वह अपनी जगह पुनः ग्रहण कर लेगी। बोलो यस और नो। इसके अलावा मान लीजिए मैं प्लास्टिक को ले लेता हूं, प्लास्टिक भी खिंचेगी और एक समय तो वो भी आएगा कि वो टूट भी जाएगी, लेकिन मैं टूटने तक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसके खिंचने तक की बात कर रहा हूं। लेकिन वो खिंचकर बस वहीं की वहीं रह जाएगी, अपनी स्थिति ग्रहण नहीं करेगी। अगर मैं सही हूं तो हमने तीन तरह के मटेरियल देखे। एक वो जो खिंच ही नहीं रहे, ना खिंचने का मतलब टूट जाते हैं, जैसे चौक हो गया। एक वो जो खिंचते तो हैं लेकिन अपने आकार को पुनः ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और एक वो जो खिंचते भी हैं लेकिन अपने आकार को पुनः ग्रहण कर लेते हैं। तीन तरह के मटेरियल्स देखे। अब देखिए, इसमें हमें जो गुण पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कोई भी वस्तु जब बल लगाए जाने पर अपने आकार में परिवर्तन कर ले, लेकिन बल के हटाए जाने पर पुनः अपने आकार को ग्रहण कर ले, तो वस्तु के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम भैया प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, प्रत्यास्थता क्या होती है। तो लिखेंगे प्रत्यास्थता क्या है। ठोसों के गुण पढ़ रहे हैं हम। पहला मुद्दा इसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। मेरे साथ ही नोट्स बना रहे होंगे आप, उम्मीद होगी। फिर बाद में भी बनाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन करे। जब मैं हाथ से लिखता हूं तो खुद बना लो, पीडीएफ से पढ़ाऊं तो आप अपने हिसाब से बना लो, बाद में भी बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्यास्थता क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी वस्तु का वह गुण है, वस्तु का गुण कि खींचने के बाद छोड़ने पर वस्तु पुनः आकार ग्रहण कर लेती है। यानी कि बॉडी कैन स्टोर इट्स शेप, बॉडी कैन रिस्टोर इट्स शेप, कि वस्तु अपने आकार को दोबारा से ग्रहण करती है, और इसको कहते हैं हम प्रत्यास्थता। अब देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दो वस्तुएं हैं मेरे पास, एक है रबर और एक है मेरे पास स्टील, तो कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है। हालांकि तुम सभी ने ये उत्तर पढ़ लिया होगा कि स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है, लेकिन कभी दिल ने उस बात को माना नहीं। दिल सोचता है यार रबर को तो खींचने में तुरंत आ जाती है, स्टील तो नहीं आ पाती है, स्टील तो खींचने पे नहीं आ पाती है वापस, फिर स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ कैसे है। देखिए, बात ये नहीं है। बात क्या है, जैसे आपने जिम में स्टील की रॉड देखी होंगी, और कई बार ना वेट लिफ्टर उन पे बहुत भारी भारी वेट लगा लेते हैं और फिर उस रॉड को उठाते हैं, तो रॉड बीच में से मुड़ जाती है, मतलब टूटती नहीं है, बस वो हल्की सी बैंड होती है, और जब उस पर से लोड हटा लिया जाता है तो फिर सीधी हो जाती है। यानी हम लचीलेपन की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर ऐसी ही एक रॉड में रबर की बनाऊं और उस पर वजन लादना शुरू करूं, तो कौन सी रॉड ज्यादा वजन को सहन कर जाएगी बगैर टूटे। मतलब वो हम कह रहे हैं तुम मुड़ तो कितनी भी लो, बीच में से टेम्परेरीली मुड़ तो कितनी भी लो, लेकिन टूटना मत। तो टूटने से पहले कौन सी रॉड ज्यादा वजन को सहन कर लेगी, बताना जरा। थैंक यू भाई शैल खान, थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। बताइए भैया, कौन सी रॉड ज्यादा वजन को सहन कर लेगी।
हम्म, देखो विक्रम कह रहा रबड़ वाली। अबे यार सोच के तो देखो भैया इस बात को, कोई गणित मत लगाओ, कोई सूत्र मत लगाओ, कॉमन सेंस की बात है मालिक। रबड़ वाली तो टूट जाएगी यार, स्टील वाली ज्यादा सहन कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि अपनी मजबूती को मेंटेन रखना, अपनी ताकत को बनाए रखना। तो स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है देन रबड़। याद रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप कहोगे स्टील की प्रत्यास्थता रबर से अधिक होती है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है भैया, चलिए जी, ये बात हमें क्लियर हो गई। तो ये हमें प्रत्यास्थता समझ में आ गई, इलास्टिसिटी क्या होती है। अब एक दूसरे गुण पर चलें, बहुत शानदार सा गुण है। देखिए जी, गुण क्या है, मुझे आप एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए रिमोट है, ठीक है। अब मैं इस रिमोट को खींचना शुरू करता हूं, ऐसे करके खींचना शुरू करता हूं। तो ऐसा तो है नहीं है कि मेरे द्वारा थोड़ा सा बल लगाने से ही ये खिंच जाएगा, या ये लंबा हो जाएगा, या ये टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये अपनी एक, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को, ये अपनी एक निश्चित सीमा तक झेलेगा। और झेलने की सीमा क्या है भाई, इसका मटेरियल जैसा बना हुआ है, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के हिसाब से। अगर यही लोहे की रॉड होती तो वो और ज्यादा झेल जाती। मैं सही कह रहा हूं ना? नोट्स कैसे बनाने हैं, बाद में आराम से जो पीडीएफ आपको मिलती है उसे देखते जाओ और मेरी बातों को सोचते जाओ। मतलब हमेशा ना नोट्स ऐसे बनाओ कि आप दिमाग में ये रखो कि मैं किसी और को समझा रहा हूं, बस किसी ऐसे आदमी को समझा रहा हूं जिसने ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं है। अब देखना आप खुद ही आपको वो दिमाग में बातें याद आती चली जाएंगी जो समझाने के लिए जरूरी होती हैं, और आप उन्हें लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो लिखनी है, बाकी अपने हिसाब से भी कुछ लिख लिया करिए जो आपको अपने विषय से समझ में आती है, अपने आप से समझ में आती है, पढ़ाई अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। ये बात समझ आई, क्या मैं सही कह रहा हूं कि अगर हम इसको खींचते हैं, अगर हम इसको खींचते हैं तो खींचने में टूटने से पहले ये कुछ बल को सहन कर लेती है। बोलो यस और नो। अच्छा, वो बल को बताओ कैसे सहन कर लेती है। जो साथ में नोट्स बनाते हैं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे पे आ जाओ। तो वो बल को कैसे सहन कर लेती है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जब मैंने बच्चों इसको खींचा, ऐसे खींचा, तो मैंने एक क्रिया करी, इस पे एक्शन लगाई, एक्शन लगाई, इस पर एक न्यूटन साहब के हिसाब से रिएक्शन भी तो आ रही होगी, प्रतिक्रिया भी तो आ रही होगी। यस और नो, दो बातें मैंने आपको बताई है, फटाफट से बताइए। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना, फटाफट बताइए। दो चीजें मैंने आपसे पूछी हैं। पहला कि ये टूटने से पहले उतना बल कैसे सहन कर पाती है। दूसरी चीज कि अगर ये, मैं दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं कि अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो एक अंदर भी एक फोर्स आ रहा होगा। अब सुनो, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं, मान के चलिए कि ये एक वस्तु है मान लो, और इधर ये दीवार से बंधी हुई है। ये बंध गई दीवार से, तांग 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 तांग, ये लो भैया, ये बंध गई दीवार से। और तुमने इधर से इस पर बल लगाना शुरू किया खींच के, ये लगा रहे हो बल, इसको खींचे जा रहे हो, रिमोट है। अब सुनो, पहली चीज तो ये कि ऐसा नहीं है कि जरा सा बल लगाते ही ये खींचना शुरू हो जाएगा, नहीं। ये अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। मतलब तुम क्या कर रहे हो कि तुम इस सतह को खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इसके विपरीत क्या करेगा, ये इसके विपरीत एक बल लगाएगा अपने अंदर, और अपने आप को रोके रखने की कोशिश करेगा। यानी तुम इसे इधर खींच रहे हो, ये अपने आप को रोके रखने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई इसकी अपनी एक लिमिट है। अगर तुमने उस सीमा के नीचे तक ही बल लगाया तो ठीक है, अगर तुमने इतना बल बढ़ा दिया कि इस बेचारे की बस की ही नहीं रहा रोकना, तब तो ये टूटेगा ही। लेकिन मैं टूटने से पहले की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये हमने एक क्रिया लगाई और उसके बदले इसने एक प्रतिक्रिया लगाई, इसीलिए तो रिमोट थोड़ा सा बल लगाते ही नहीं टूट रहा है। बोलो यस और नो। तो भैया जी, ये जो बल लगा रहा है ना, ये तो तुमने लगाया, लेकिन ये जो बल लगाया जा रहा है,
इस रिमोट के द्वारा खुद पर ही, जो ये रिमोट खुद पर ही एक बल लगा रहा है, अपने आप को टूटने से रोकने की कोशिश कर रहा है, इसको आप बोलते हो स्ट्रेस। इंग्लिश में बोलते हो स्ट्रेस। क्योंकि जब इस पर कोई बल नहीं लगा था ना, ये मस्त जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुमने जब बल लगाया, आइए जी, तुमने जब बल लगाया तो ये बेचारा परेशान हो गया, ये सोच रहा है और मैं तो टूट जाऊंगा, मत तोड़ो भाई, मुझे मत तोड़ो। तो ये स्ट्रेस ले रहा है। जैसे आज के समय में कहते हैं ना, यार स्ट्रेस मत लो भाई, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तो अब ये स्ट्रेस ले रहा है, इसी को कहते हैं स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल। तो प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल होता है कि वस्तु द्वारा स्वयं पर लगाया गया बल। देखो ये है प्रतिबल, ये नहीं है, ये तो तुम लगा रहे हो, ये है प्रतिबल। तो लिखोगे प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, वस्तु के द्वारा, वस्तु द्वारा बाह्य बल, बाह्य बल का मतलब बाहर से लगाया गया बल, बाह्य बल के विरुद्ध, बाह्य बल के विरुद्ध लगाया गया बल, लगाया गया, लगाया गया प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल। ठीक है, कि वस्तु बाहर के बल के विरुद्ध जो बल लगा रही है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये वाला हिस्सा, मैं कह रहा हूं इतने क्षेत्रफल पर जो बल लगा रही है, ये है क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, जिसको हम दिखा रहे हैं ए से। ठीक है भाई, तो प्रतिबल का सूत्र क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रतिबल को दिखाते हैं हम सिग्मा से। इससे दिखाते हैं सिग्मा से, ये सिंबल होता है सिग्मा। तो सिग्मा हो जाएगा आपका, सिग्मा हो जाएगा प्रतिबल बराबर बल, और ये कौन सा बल है? ये वाला बल है, ये वाला बल है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। और मैथमेटिकली इसे लिखोगे तो सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे लिखोगे। बताओ भैया, आगे बात समझ में? एक बार थम्स अप करो सभी कि ठीक है जी, मुझे प्रतिबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक बार फटाफट थम्स अप करो। चलो बहुत बढ़िया नितिन, इतना अच्छा समझाते हैं, एक बार में ही समझ में आ जाता है। लव यू, बहुत सारा प्यार। अभिषेक बिल्कुल कराया है यार, कैसी बात कर रहे हो? एक बार दोबारा से आप जाके चेक कर लेना। अंकुश भाई अपना नेट सही कर लो, नेगेटिव मार्किंग। अभिषेक बाबू, क्या सर आर्मी में नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं नहीं, आर्मी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभिषेक कराया है, चेक करना। भाई नरेंद्र भाई कराया तो है, वो एक बार देख लो पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर को। यादव भाई थैंक यू, थैंक यू। पुष्पेंद्र भाई क्या दिक्कत है अब इसमें, ये बताओ। नहीं आने को मतलब क्या नहीं समझ आया है, ये बताओ। बाकी सब बच्चों को समझ आ गया, केवल आपका ही एक कमेंट है कि नहीं समझ आया। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या नहीं आया है। बिल्कुल सूत्र याद करना है भाई कृष्ण बाबू। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु हम पर भी, मतलब अपने आप पर भी एक बल लगाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कह देते हैं, स्ट्रेस कह देते हैं। इंग्लिश में लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखेंगे यार, इंग्लिश में रह गया, सॉरी। लिखो इंग्लिश में। फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी, force applied by a body against external force, against external force per unit area is called as stress। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कोई नहीं रोहित भाई, फिजिकल में थोड़ी मेहनत करेंगे, हो जाएगा, मिलके मेहनत करेंगे, फिजिकल में भी हो जाएगा। चलो ठीक है जी, तो ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि क्या होता है प्रतिबल। अब सुनिए, बहुत बहुत बेहतरीन सा टॉपिक इससे जो निकल के आता है वो आता है, मैं यहाँ की चीज़ों को ना यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। इसका मात्रक बताओ। एक बड़ी शानदार बात आती है कि इसका मात्रक बताओ। तो भाई एक बात बताओ ना, मात्रक क्या हो जाएगा?
बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और एरिया का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक, बल का मात्रक है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन मीटर की पावर -2। और भैया इसी को आप पास्कल भी कहते हो। तुम कहोगे भैया पास्कल तो दाब का मात्रक होता है। भैया दाब का मात्रक भी, दाब का सूत्र भी तो P बराबर F/A ही होता है। जब सूत्र समान है तो मात्रक भी समान होगा। जी हाँ, दाब का और इसका मात्रक समान होता है। इस चीज को यहां नोट डाल के लिख लो कि इसका मात्रक किसके जैसा होता है? इसका मात्रक दाब जैसा होता है, यानी कि प्रेशर के जैसी इसकी यूनिट होती है। इस चीज को आप ध्यान से लिख लीजिए, सेम प्रेशर के जैसी होती है। और ये कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखोगे? चलिए, तो मेरे हिसाब से यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। दो टॉपिक हमने कवर कर लिए, एक कर लिया प्रत्यास्था, एक कर लिया प्रतिबल। अगर दोनों ओके हों तो फटाफट थम्स अप करो, फिर हम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया भाई, वाह विनीत मेरे भाई, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई नवनीत, बिल्कुल हो जाएगा, घबराइए मत। हाँ नरेंद्र, बिल्कुल हो सकता है। कहीं कुछ हो सकता है, कहीं सिग्मा हम ऐसे भी लिखते हैं, कहीं आप सिग्मा को किसी और तरीके से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू भाई नितिन भाई, थैंक यू। ठीक है सतीश भाई, ठीक है। चलिए जी, तो यहां तक की कहानी हमें ओके है, यहां तक की कहानी सब अच्छे से समझ में आ गई है। प्रतिबल समझ में आ गया, प्रत्यास्था समझ में आ गया। अब देखिए, एक बात मैं कहता हूं कि जरूरी थोड़ी है कि मैं कितना भी बल लगाता रहूं ये बेचारा झेल जाएगा उसको। एक समय तो ऐसा आएगा ही कि ये झेलना बंद कर देगा। मतलब इसकी जो झेलने की ताकत है, अगर उससे भी ज्यादा तुमने बल लगा दिया तो 101% इसके आकार और आकृति में परिवर्तन होगा ही होगा। और जो इसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, अगर मान लो तुम बल लगाते गए लगाते गए लगाते गए, भाई ये नहीं झेल पा रहा है, प्लास्टिक है, मान लो रबड़ भी है, रबड़ भी एक निश्चित लिमिट पर छोड़ने पर ही तो वापस आएगी। और तुमने इतना उसे खींच दिया कि वो टूट ही जाए, उसके आकृति में परिवर्तन ही हो जाए। मान लो ये है, मेरे चश्मे की डब्बी है, मान लो मैं इस पर इतना बल लगा रहा हूं तो चलो ये झेल रही है, लेकिन मैंने इतना लगा दिया ये नहीं झेल पा रही है। बताओ, तो इसकी आकृति में परिवर्तन तो हो गया। वो अलग बात है कि देखो ये दोबारा से ग्रहण कर लेती है, लेकिन यहां देखो इसकी आकृति में तो परिवर्तन हो गया ना। क्या हो सकता है कि मैं इसको इतनी तेज खींच दूं कि फिर ये ग्रहण भी ना कर पाए। कुल मिलाकर बात ये नहीं है कि ग्रहण कर पाए या नहीं कर पाए, बात ये है कि देखो बल लगाने से आकृति में तो परिवर्तन हो जाता है। बोलो यस और नो? तो जब बल लगाने से, फोर्स लगाने से किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं विकृति, यानी कि स्ट्रेन। लिखिए एक नई परिभाषा जिसका नाम है विकृति। विकृति यानी कि स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन क्या होती है? अच्छा, स्ट्रेन को हम सिंबल ई से दिखाते हैं, मतलब ऐसा वाला ई, ऐसे करके और ऐसे कर दो, ये करके और ऐसे निकाल दो, ये वाला ई। विकृति क्या होती है? बाह्य बल के कारण, बाह्य बल के कारण वस्तु के आकार, आकृति में परिवर्तन। बाह्य बल के कारण वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन। चेंज इन द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स।
वस्तु के आकार या आकृति में बाह्य बल के कारण होने वाले परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, एक कह रहा है करके दिखाओ। वह भैया मैं अपने चश्मे की डब्बी खराब कर लूँ, है करके दिखाओ। ये नहीं करके दिखाया, ये आकार में आकृति में परिवर्तन ही तो हुआ है। और किस में परिवर्तन करके दिखाऊं बताओ? तुम आ जाओ, तुम्हारी नाक में परिवर्तन करके दिखाऊंगा, ऐसे पकड़ के उसे ऐंठ दूंगा, हो जाएगा परिवर्तन। चलो, तो इसे कहते हैं हम विकृति यानी कि स्ट्रेन। बस विकृति में इतना ही आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, विकृति का सूत्र क्या रहेगा? देखो, विकृति का सूत्र ये रहेगा, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है ना, और मान लो इसकी जो लंबाई है ना वो एल है, प्रारंभिक लंबाई एल है, और हमने इसको खींचा, और खींचने के बाद में ना हमने एक बल लगाया, खींचने के बाद में इसकी लंबाई बढ़ गई। मान लो इसकी अंतिम लंबाई हो गई एल डैश, ये हो गई यहां से यहां तक की इसकी अंतिम लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन कितना आया भाई? यहां से लेकर और यहां तक का ही तो परिवर्तन है, यही तो खिंची है। इसको कहेंगे हम लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल। ठीक है, यानी कि देखो एल क्या है यहां लिख लेते हैं। एल क्या है? एल है उसकी प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ। एल डैश क्या है उसकी? एल डैश है उसकी अंतिम लंबाई यानी कि फाइनल लेंथ। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल है, डेल्टा एल रहेगा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन यानी कि चेंज इन लेंथ। अच्छा, डेल्टा एल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा एल, भाई ये डेल्टा एल कितना आया है, इसमें से इसको माइनस करके ही तो आएगा। एल डैश में से इस लंबाई में से इस लंबाई को माइनस करके। अरे मान लो ये भैया पहले 5 सेंटीमीटर की थी, अब ये 8 सेंटीमीटर की हो गई, तो 8 में से 5 घटाओगे, यही तो 3 का परिवर्तन आएगा। बोलो यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो विकृति का जो सूत्र बनेगा, पहले यहां तक बताओ, क्लियर है? फिर मैं आगे चलूं। अरे सर नाक टूट जाएगी, अबे तभी तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, बहुत बढ़िया नरेंद्र भाई, वेरी गुड। बिल्कुल हो जाएगी विवेक भाई, बिल्कुल हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल हो जाएगी। नहीं देखो, नोट्स सब बनाओ यार, पता है नोट्स सब बनाइए। आप जो कहते हो ना कि नोट्स ना बना के नोट्स का प्रिंट निकलवा लें या बुक से पढ़ लें, बात ये नहीं है कि अगर मान लो आपको बुक से ही पढ़ना था तो फिर आप यहाँ क्यों ही आए हैं, ये बात समझिए भाई। आपको लग रहा है कि एक चीज को बस पढ़ने में और कोई उसे बोलकर आपको बता रहा है, उसके अंदर की गहरी छिपी हुई बातों को समझा रहा है, उस बात में कोई फर्क नहीं होता, बहुत बड़ा फर्क होता है। भाई बुक में तो बस लिखा हुआ है, बुक में कोई आपको ये कर करके थोड़ी बता रहा है कि ये खिंचा वो खिंचा, न्यूटन साहब का ये लगा उसका ये लगा, कर करके थोड़ा ना दिखा रहा है। बुक में तो बस लाइनें लिखी हैं, और बुक ही पढ़नी थी तो फिर यहाँ क्यों आए? तो आप सभी को नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपको क्लास की वो सब बातें याद रहती हैं जो क्लास के दौरान आप सभी को बताई जाती हैं। तो नोट्स तो सभी बताइए, बनाइए, ठीक है। अच्छा जी, इसका सूत्र क्या होगा? तो देखिए विकृति का सूत्र होता है, विकृति का सूत्र होगा लंबाई में परिवर्तन यानी कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे प्रारंभिक लंबाई, अपॉन में इनिशियल लेंथ, कि उसकी शुरुआत में लंबाई कितनी थी। ठीक है भाई, ये विकृति में फॉर्मूला हो जाएगा, आपने पहले कभी शायद इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये हो जाएगा विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये हो जाएगा जी साहब इसका सूत्र। बोलो क्लियर हो गया सूत्र? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप अब तक थोड़ा सा भी इस क्लास को ध्यान से समझ पाए हैं तो मात्रक निकालने में आपको अब तक खुद एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। तो मुझे ये बताइए
कि इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी। कौन निकाल के बताएगा मात्रक? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको पहले से आना चाहिए था, साथ के साथ निकाल के बताओ जो मात्रक निकालना सीख गए हैं। भाई सिंटू, मेरी तो देखो व्यक्तिगत सलाह है दोस्त, मैंने तो ये मान लो कि खूब सरकारी नौकरी की तैयारी भी की है, आप सभी की ब्लेसिंग से, ईश्वर के आशीर्वाद से सिलेक्शन भी लिया है, और मैंने यही पाया कि नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। जब एग्ज़ाम, जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और बस आपको रिवीजन करना रहेगा, तो किताबों से रिवीजन करना संभव ही नहीं है, क्योंकि किताबों में हर बात बहुत खोल खोल के बड़ी बड़ी लिखी हुई है। रिवीजन करते समय हमें कहानियां थोड़ी ना पढ़नी होती है, रिवीजन करते समय तो पॉइंट 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 बनाने होते हैं बस। वो केवल अपने नोट्स में ही संभव हो पाते हैं, तो नोट्स सभी बनाइए अगर आप मेरी सजेशन मानते हैं तो। बाकी भाई आपको जैसा अच्छा लगे। बहुत बढ़िया भाई, मोहम्मद शकील हैं, वंश हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार उत्तर करते हैं। नहीं नहीं श्याम बाबू, आपका उत्तर गलत हो गया। और अर्पित भाई ने कह दिया पता नहीं, पता नहीं ना, ये तो निकल जाएगी यार, इसकी तो यूनिट आप निकाल सकते हो। अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, मात्रक कैसे निकाला जाता है भाई, इसका मात्रक बटे इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या है, ऊपर देखोगे तो मीटर है भैया, इसका मात्रक क्या है, ऊपर देखोगे तो मीटर है। अब लंबाई का मात्रक भी क्या होगा, ये भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कट जाता है, इसका मतलब इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। मतलब ये कैसी हो जाती है, ये मात्रकहीन हो जाती है, ये भैया जी यूनिट लेस हो जाती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। बहुत सारी राशियां फिजिक्स में ऐसी हैं जिनके कोई मात्रक ही नहीं है। जैसे इससे पहले आपने कोई राशि पढ़ी हो, अभी तक हमने कोई राशि नहीं पढ़ी, आगे हम पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके कोई भी मात्रक है ही नहीं। एक बार फटाफट हम सब करिए, हाँ जी ठीक है, क्लियर है, मुझे तीसरी राशि भी समझ में आ गई है जिसका नाम है विकृति। तो आज की क्लास में अभी तक हमने तीन राशियों को पढ़ा, एक पढ़ी प्रत्यास्था, एक पढ़ा प्रतिबल, एक पढ़ी विकृति। अब एक बड़ी शानदार चीज पे हम चलेंगे विकृति के बाद में, जिसका नाम है हुक का नियम। एक नियम है जिसका नाम है हुक का नियम, यानी कि हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखिए हुक्स लॉ क्या होता है, हुक साहब का नियम क्या होता है। ये हुक कोई ऐसा हुक नहीं है, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। ये भैया अदिश राशि है, वंश बाबू ये अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है, बहुत बढ़िया, ये सॉरी रह गया था, वंश भाई ने याद दिलाया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा देखो, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हुक। और ये वो वाले हुक नहीं है जो आप रॉबर्ट हुक पढ़ते हो बायोलॉजी में, नहीं, ये अलग है हुक साहब। अब हुक साहब एक बात कहते हैं, बड़ी सिंपल सी इन्होंने बात कही कि जो प्रतिबल है ना, जो स्ट्रेस है, देखो जो प्रतिबल है ना, जो स्ट्रेस है, अच्छा प्रतिबल क्या है अगर हम इसे फील करें तो, भैया एक बात बताओ कि जैसे रबड़ है, अब रबर को मैं खींच रहा हूं, रबर खुद को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, यही तो प्रतिबल है, यही तो स्ट्रेस है, बोलो यस और नो। अब एक बात बताओ कि इस प्रतिबल की वजह से ही तो उसमें विकृति आ रही है, यानी उसका आकार और आकृति चेंज होते चले जा रहे हैं। आकार आकृति चेंज होने का मतलब उसकी बनावट में चेंज हो रही है, जैसी वो पहले दिखने में थी अब ऐसी नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे द्वारा लगाए गए बल की वजह से आ रही है, अरे जितना तुम बल लगा रहे हो उतनी ही तो उसके अंदर प्रतिबल आ रहा है, उतना ही तो स्ट्रेस आ रही है, उतनी ही तो स्ट्रेस आ रही है। तो तुम अपने द्वारा लगाया गया बल कह लो या प्रतिबल कह लो, दोनों एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूं कि जितना प्रतिबल लग रहा है उतना ही ज्यादा उसकी आकृति में चेंज हो रहा है। इस बात से मेरे से कौन कौन सहमत है, एक बार थम सब करो फटाफट से, मैं पानी पी के दिखा दूं आपको।
थैंक यू। पेन की टेस्टिंग कर रहा था मैं, पेन की टेस्टिंग कर रहा था, है ना। ये बात समझ आती है, सहमत है सभी मेरी बात से? यानी जितना ज्यादा प्रतिबल आएगा उतना ज्यादा उसमें विकृति आती चली जाएगी, उतना उसकी आकृति में परिवर्तन होता चला जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों राशियां एक दूसरे के सीधे अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सीधे अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती भी कहते हैं। यानी कि हुक साहब ने क्या कहा था? हुक साहब ने कहा था कि भैया जी, जो प्रतिबल होता है ना, जो स्ट्रेस होती है, ये सीधी अनुक्रमानुपाती होती है विकृति के, यानी कि स्ट्रेन के। और आप समझ गए होंगे ना इस बात को कहने का अर्थ क्या है? इस बात को कहने का अर्थ है कि जितना ये बढ़ेगा उतनी ही ये भी बढ़ेगी, और जितना ये घटेगा उतनी ही ये भी घटेगी। बताओ जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस बात को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना सीखो, और तुम ना हर चीज को रटो मत। बस तुम इतना याद कर लो कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। फॉर्मूले की फॉर्म में याद करना है, ऐसे याद रख लो कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है विकृति के। बस अब इस चीज को सूत्र की फॉर्म में लिखना सीखो, लैंग्वेज की फॉर्म में। भाई मैंने अगर इतना याद कर लिया तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख पाऊंगा कि प्रतिबल विकृति के सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है? बोलो, लिख पाऊंगा कि नहीं? यस और नो? प्रतिबल प्रतिबल विकृति के सीधा समानुपाती, या सीधा समानुपाती कह लो या अनुक्रमानुपाती कह दो, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के सीधा समानुपाती होता है। ऐसे ही सवाल आएगा और पूछा जाएगा बताओ ये किसका नियम है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ये जी हुक साहब का नियम है, ये हुक्स लॉ है। बोलो क्लियर? कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाते चले जाओगे वैसे वैसे किसी वस्तु में आकृति में परिवर्तन आता चला जाएगा। जितना ज्यादा बल लगाओगे उतनी ज्यादा आकृति में परिवर्तन होगा। दैट्स इट। ठीक है भैया। आप सुनिए एक बात और मेरी बड़े ध्यान से समझना नन्हे मुन्नो भैया, कि जब हम ऐसा लिख रहे होते हैं तो इस बात का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जितना प्रतिबल बढ़ाओगे उतनी विकृति बढ़ेगी। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। अब मान के चलो कि मैंने दीवार से दो धातुओं को बांधा, दो मटेरियल्स को बांधा, एक प्लास्टिक है और एक लोहा है। मान लो मैंने दोनों पर समान बल लगाया, एक ही जैसा बल दोनों पर लगाया, दोनों पर मान लो 10-10 न्यूटन का या 100-100 न्यूटन का फोर्स लगाया दोनों पर। तो मुझे बताओ कि क्या दोनों में खिंचाव बराबर होगा? ये लोहा है और ये प्लास्टिक है। क्या खिंचाव या आकृति में परिवर्तन दोनों में बराबर होगा या किसी में कम ज्यादा होगा? बताना। वसीम भाई क्वेश्चन सीधा पूछेगा, बोलेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा हुक का नियम है? प्रतिबल सीधा अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, प्रतिबल व्युत्क्रमानुपाती होता है विकृति के, दोनों में कोई संबंध नहीं होता। बस। बिल्कुल बढ़िया है। सचिन, अंकित, राहुल, हरीश सब बढ़िया कहते हैं कि नहीं जी, दोनों में तो समान नहीं होगा, लेकिन ये नियम तो यही कहता है। इस नियम के हिसाब से तो प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति बढ़ेगी, लेकिन दोनों में समान नहीं होगी। मतलब देखिए, मटेरियल के हिसाब से ये अलग अलग होगा। तो हम और मैं अगर सही कहूं तो मजबूत मटेरियल में विकृति कम आएगी और कमजोर मटेरियल में विकृति, स्ट्रेन ज्यादा आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखने के लिए, मटेरियल की मजबूती को ध्यान में रखने के लिए हमने एक गुणांक बनाया। मैंने उसको कहा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। एक गुणांक में लेकर आया, यंग प्रत्यास्थता, सॉरी गुणांक, यानी कि यंग्स मॉडुलस
ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किससे दिखाते हैं? ई से। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मटेरियल की मजबूती, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब एक बात देखना, जब भी हम इस बात को सीखो, ऐसे मत कहना समझ नहीं आया, अब जो भी मैं लिखूं उसको सीखो, उसमें कुछ समझ में आने की बात नहीं है, वो सीखने की चीज होती है। जब भी हम इस निशान को हटाकर, अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाकर बराबर के निशान में बदलते हैं, तो यहां पर एक नियतांक लाना होता है, और यहां पर क्या नियतांक लाएंगे हम? यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसको बहुत जगह ई से बोलते हैं, कई सारी बुक में वाई से कह देते हैं। पेपर में चिंतित मत हो, पेपर में कभी भी संकेत नहीं देता कि ई या वाई, वो नाम देता है, वो बस कहेगा यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब चाहे तुम उसे ई से दिखाओ, वाई से दिखाओ। तो मालिक, इसको हमने किससे दिखा दिया? इसकी जगह हम एक गुणांक ले आए, और ये तो पहले से चल ही रहा है, तो ये एक सूत्र यहां पर बन जाता है। देखिए, नई चीजें हैं, आपको समझने में थोड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी। बाकी मैं कुछ भी नहीं रटवा रहा हूं, हर एक चीज का मतलब बताता हुआ चल रहा हूं, छोटी छोटी का भी, कि इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हटाएंगे बराबर के निशान में बदलेंगे तो एक गुणांक लगाना पड़ेगा। अब इसमें ये मत कहना कि समझ नहीं आया, इसमें तो ये सोचो कि भाई ये याद ही रखना है कि जब भी इस चिन्ह को हटाते हैं, बराबर के निशान में बदलते हैं, तो एक गुणांक आपको लगाना पड़ता है, बस खत्म। अरे क्वेश्चंस की काहे चिंता करते हो? चलो मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं, इसमें से 3 क्वेश्चन बना के दिखाओ, बताओ भाई। चलो, सबको मैंने जिम्मेदारी दी कि जितना हमने लिखा है इसमें से 3 सवाल बना के दिखाओ। क्या 3 सवाल बनाओगे? जल्दी बताइए, इसमें से सवाल बना के दिखाओ 3। कौन से 3 सवाल होंगे वो? थैंक यू भाई, मोहम्मद भाई, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सारा आभार। कितनी शानदार सी बात आपने लिखी है। न्यूटन ने ग्रेविटी ढूंढी, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी, पर हमने बेस्ट फिजिक्स टीचर ढूंढ लिया। थैंक यू सर फॉर मेकिंग साइंस ब्यूटीफुल। मोहम्मद भाई थैंक यू। और ये मान लो कि ये बस आपका ही प्यार है, आप सभी की मेहनत है। प्रतिबल का मात्रक, वंश भाई सो रहे हो क्या यार? पीछे पीछे करके देख लेना क्लास को, प्रतिबल का मात्रक बड़े अच्छे से बताया है। देखो, पहला सवाल देखो, जैसे शुभम भाई ने बताया, प्रतिबल विकृति में क्या संबंध होता है? समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। सवाल बन जाएगा प्रतिबल और विकृति में क्या संबंध होता है, पहला। ठीक है, लो दूसरा, आदित्य भाई ने बता दिया, यंग प्रत्यास्था गुणांक किसे कहा जाता है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक मटेरियल की मजबूती बताता है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, सूरजपाल भाई ने उत्तर बता दिया, लोहा और प्लास्टिक में कौन प्रबल है, ये बता दिया। हुक का नियम किस नियम पे कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। तो ये लो, मतलब कुल मिला के दोस्त देखो। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था, सॉरी वंश भाई, क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था। उन्होंने कहा प्रतिबल का मात्रक क्या है, बिल्कुल सही बात है, फिर तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, वो कितने भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ना। क्वेश्चन की कभी चिंता मत करिए, क्वेश्चन की चिंता तब होनी चाहिए जब आप रटते हो, जब आप समझ लेते हो, तब क्वेश्चन की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सूत्र आप याद रखेंगे, ये सूत्र आपको संबंध देता है प्रतिबल में, विकृति में और यंग प्रत्यास्था गुणांक में। अब सवाल आएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक बताइए। देखो एक बात समझिए कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, सिग्मा बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणा विकृति, यहां से अगर मुझे यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान निकालना हो तो ये नीचे चली जाएगी। अब जिनको ये नहीं पता कि यहां से अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान निकालोगे ये नीचे जाएगी, वो ये मत कहो समझ नहीं आ, ये सब गणित की चीज है, लेकिन फिर भी मैं बताता हुआ आपको चलूंगा, बट उन्हें सीखो, ये मत कहो समझ नहीं आया। अगर ये यहां से यहां आ गया, आपको नहीं पता कैसे आता है, तो ये मत कहो समझ नहीं आया। भैया जो चीज गुणा में होती है वो यहाँ भाग में आती है, बस। अब ई का जो सूत्र हो गया वो बन गया सिग्मा बटे ई। अब एक बात तो देखिए आप, एक बात को समझिए कि इसका जो मात्रक है वो तो कोई मात्रक नहीं है। अच्छा, इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक है वो भी क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं देखूं तो प्रतिबल, एक बहुत अच्छा नोट यहां से निकल के आएगा, आगे चल के हम और पढ़ेंगे, दाब,
और यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक सभी का मात्रक एक जैसा ही है और सेम है, क्या है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। यानी कि स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन, सॉरी प्रेशर, सभी की यूनिट कैसी है, एक जैसी है, सभी के मात्रक एक जैसे हैं। ये बहुत शानदार कंसेप्ट है। तो भैया जी ये हो गया आपके लिए आज। हमें इस चैप्टर में तो इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, इससे इतना ही बस हमें समझना है। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके क्वेश्चंस भी चलो कुछ ऐड ऑन कर लेंगे, 4-6 क्वेश्चन, यही 4 कंसेप्ट इसमें हमें पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपके लिहाज से ये नहीं है। बाकी कल से जो चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है द्रव लिक्विड, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहेगा। उसमें हम हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे कि क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रवों पर लगने वाले दाब का क्या सूत्र होता है, घनत्व क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, केशिकात्व क्या होता है, पारा कांच को क्यों नहीं भिगोता, जल कांच को क्यों भिगो देता है, बर्नौली की प्रमेय क्या है, कैसे हवाई जहाज उड़ते हैं, क्यों ट्रेन जब गुजर जाती है तो उसके पीछे कूड़ा करकट उसी के पीछे दौड़ने लगता है, आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत क्या है, लोहे का जहाज पानी में कैसे तैरता है, ये तमाम बातें हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे। अब कल क्लास होगी या नहीं होगी, देखिए आज है 2 तारीख, 3 और 4 को आपकी छुट्टी रहेगी, 3 और 4 को आपकी क्लास बंद रहेगी, यानी कि कल और परसों आपकी क्लास बंद रहेगी। 5 तारीख से पुनः क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। आज कल और परसों आप सभी की क्लासेस बंद रहेंगी, अच्छी बात भी है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। 5 तारीख से क्लासेस दोबारा शुरू होंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में मेरे हिसाब से होली को अलग अलग दिनों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुख्यतः हम देखें तो 2, 3 और 4, इन 3 दिनों में होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाय द वे, आप देश के किसी भी हिस्से से रहने वाले हैं, एक बार बताना कहाँ कहाँ से हैं आप, अपने राज्य का नाम बताइए। आपके यहाँ पर होली को किसी भी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा हो, मैं आप सभी से सलाह दूंगा, बढ़िया से अच्छे से जमकर होली सेलिब्रेट करो। अगर पेपर आपका पास में होता, कई बार हमारे मन में आ जाता है कि यार होली सेलिब्रेट करेंगे तो पढ़ेंगे कब, या ऐसे समय पे हमें पढ़ाई की ज़्यादा याद आती है। भाई मैं कहूँगा अगर पेपर नज़दीक नहीं है और नहीं है आपका पेपर नज़दीक, तो आराम से इस वर्ष के एक त्यौहार को अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हुड़दंग में कहीं शामिल हो जाओ, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि होली के नाम पे क्या ही होता है। थोड़ा सा उन सब चीज़ों से अपना बच के रहिए, अपने घर में बस अपनी होली को सेलिब्रेट करिए, अपने परिवार वालों के बीच में एंजॉय करिए। एक दिन का ब्रेक मिल जाएगा तो आप सभी को भी अच्छा लगेगा और आप अगले दिन बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए बैठ पाएंगे। बाकी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में आने वाले भविष्य में ईश्वर खुशियों के रंग भरें, ऐसी मेरी कामना है। और आप सभी को फिर से एक बार होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर 5 तारीख को। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।